देखो रैंडम सैम्पलिंग क्या है। अपन पढ़ रहे हैं सैंपल सिलेक्शन के मेथड, है ना। ठीक है, कल अपन लोगों ने डिस्कस किया था कि मेथड और टाइप जो है ना, मतलब मेथड सैंपल निकालने के तरीके और उसका जो टाइप है वो अलग है, काफी मिक्स सा रहता है वो, है ना। तो क्या क्वेश्चन आ रहा है वो थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना पड़ता है ना। तो एक देखो रैंडम में अपने आप में दो टाइप होते हैं, सिंपल रैंडम और स्ट्रैटिफाइड रैंडम। तो एक सबसे बेसिक तरीका ये है कि जितनी पॉपुलेशन है सारे लेजर का डंप डाल दो। मतलब तुमने एक जार लिया, उसमें सबकी पर्चियां डाल दी और मान लो कि तुमको 5 सैंपल निकालने हैं, तो तुमने ऐसे 5 निकाल लिए। सिंपल रैंडम मतलब एक जार, सारे जितने भी ट्रांजेक्शन है सबके सबके नंबर की पर्ची डाली हुई है, कोई भी 5 निकाल लिए तो वो टेस्ट कर लिए। ये क्लियर है समझ में। स्ट्रैटिफाइड रैंडम में क्या होगा कि पूरी पॉपुलेशन मान लो 2 या 3 टाइप के हैं, तो 2 या 3 टाइप के जार बना लिए और उसमें सारे सैंपल डाल दिए और तीनों से 2 निकाल। ये हो गया तुम्हारा सिंपल रैंडम। गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो सिंपल रैंडम और स्ट्रैटिफाइड रैंडम तो अपन लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया ही था, है ना। ठीक है, अब अपन बात करते हैं इंटरवल सैंपलिंग या सिस्टमैटिक सैंपलिंग। ठीक है, तो इंटरवल या सिस्टमैटिक क्या कहलाता है। ठीक है, इंटरवल सैंपलिंग का ये होता है, पहला नंबर मैं रैंडम सिलेक्ट करूंगा, जैसे 100 वाउचर है ना, एक लेजर में 100 वाउचर, सैंपल साइज से मान लो मेरा 10, मुझे 10 वाउचर निकालना है। ठीक है ना, तो फर्स्ट नंबर रैंडम स्टार्ट करके मान लो 6 है, तो 6, 16, 26, 36, 46, 56, ये क्या हो गया इंटरवल सैंपलिंग। आ रहा है इंटरवल सैंपलिंग को ही क्या बोला जा रहा है, सिस्टम। क्लियर है, क्लियर है, समझ गए हो क्या, है ना। तो सैंपलिंग यूनिट्स डिवाइडेड बाय सैंपल साइज टू गिव इंटरवल। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट डिटरमिन विद इन इंटरवल, फिर एवरी nth आइटम सिलेक्टेड thereafter. Care needed to ensure intervals do not correspond with pattern in the population. बस ये ना हो कि पैटर्नाइज हो जाए कि 6, 16, 26 वो सब एक टाइप के ना निकल जाए, ये देख लेना बस। आ रहा है समझ में, है ना। तुमने हर 10वां वाउचर निकाल दिया, अब पता चला कि एंटिटी का भी कुछ पॉलिसी थी कि हर 10वां वाउचर राउंडिंग ऑफ का रहता है, तो मेरा पूरा सैंपल फेल हो जाएगा। आ रहा है समझ में, इसलिए फर्स्ट नंबर जो है वो रैंडम स्टार्ट होता है इसमें। ये क्लियर है, आ रहा है समझ में। तो जितनी भी पॉपुलेशन है उसको डिवाइड कर देते हैं किससे, सैंपल साइज से। तो मतलब 100 वाउचर है डिवाइडेड बाय 10 कर दिया, तो एवरी 10th आइटम, है ना, हर 10वां आइटम। तो पहला मैं 6 से स्टार्ट कर सकता हूँ, पहला मैं 4 से स्टार्ट कर सकता हूँ, पहला मैं 9 से स्टार्ट कर सकता हूँ, उसके बाद से 10-10 का इंटरवल लूंगा। नहीं आया समझ, क्लियर है ना। फिर क्या है, मॉनिटरी यूनिट सैम्पलिंग। ठीक है, तो मॉनिटरी यूनिट सैम्पलिंग जो है वो वैल्यू वेटेड सिलेक्शन है लीडिंग टू कंक्लूजन इन मॉनिटरी अमाउंट्स। तो ये एक्चुअली में वैल्यू वेटेड टाइप का, ये वैल्यू वेटेड लिखा है। वैल्यू वेटेड का मतलब क्या होगा, ज्यादा वैल्यू वालों को अलग कर लिया। आ रहा है समझ में, ठीक है ना। मतलब हम लोग का जो सॉफ्टवेयर था ना वो MUS भी था और रैंडम भी था। ठीक है, हम लोग जब काम करते थे तो हम लोग उस सॉफ्टवेयर में निकालते थे, तो वो सॉफ्टवेयर बना ही ऐसा था कि हाई वैल्यू आइटम को अलग करता था और उसके अलावा रैंडम निकालता था कि अगर पूरे उसमें हाई वैल्यू आइटम है तो वो तो सिलेक्ट कर ही लेगा वो। ठीक है, उसके बाद है हैप्पैज़ार्ड। हैप्पैज़ार्ड मतलब कि बिना किसी स्ट्रक्चर टेक्निक और है ना के अपन ने निकाल दिया। ये ना देखो इसमें टाइप बहुत सारे हैं और पूछते भी हैं, बट प्रैक्टिकल रिलेवेंस ना बहुत कम ही है। तो एकदम एकदम टाइप पे अपन लोग कोई उतनी चर्चा नहीं करते। ज्यादा से ज्यादा सॉफ्टवेयर से निकाल लो, यानी एकदम रैंडम कर लो या जजमेंटल कर लो। मतलब प्रैक्टिकली ये दो ही चीजें होती हैं, समझ में आ रहा है क्या, ठीक है ना।
टाइप देख के नहीं करते हैं, लेजर देख करके डिसाइड कर लेते हैं कि इसमें से सैंपल निकालने का क्या वो होगा, उसके नाम यहाँ पर आ गए बस। आ रहा है समझ में? तो हैप्पीजर्ड तो किसी स्ट्रक्चर टेक्निक और बायस या प्रिडिक्टेबिलिटी के बिना, है ना, तो ये नॉट अप्रोप्रिएट फॉर स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग, क्योंकि ये देखो इसमें बोल रहा है अवॉइडिंग बायस, लेकिन इसमें बायस जो है वो आ जाएगा, ठीक है ना। या फिर हो जाएगा इसमें बायस, मतलब मैंने किसी बच्चे से बोल दिया कि सिलेक्ट कर लो कोई, ये वैसे ही है ना, ये सिंपल रैंडम जैसा ही है, लेकिन अब उसका नाम क्या है, हैप्पीजर्ड। हैप्पीजर्ड और सिंपल रैंडम कोई बहुत ऐसा विशेष फर्क जो है वो नहीं आएगा, क्लियर है, ठीक है ना। चलो फिर ब्लॉक सैम्पलिंग क्या होती है, ठीक है, देखो ये जो है ये पूरे वाउचर है, ये पूरे साल के वाउचर है। रैंडम रैंडम में अपन क्या करते हैं, कोई भी एक कुछ भी ऐसे उठा लेते हैं। ब्लॉक सैम्पलिंग में अपन पूरा का पूरा ब्लॉक उठाते हैं, ये आ रहा है समझ में? तो कॉन्जिक्यूटिव आइटम्स का एक पूरा ब्लॉक उठा लिया, समझ में आया ये क्या बताया मैंने, ठीक है ना। तो इन्वॉल्व सिलेक्टिंग कंटिगुअस हो गया, वो कंटिन्यूअस होगा, मतलब हाँ, मतलब कंटिगुअस भी हो सकता है, कंटिगुअस ब्लॉक्स ऑफ आइटम्स फ्रॉम द पॉपुलेशन रेयरली यूज्ड एज इट मे ओवरलुक डिफरेंट ट्रांजैक्शन टाइप्स, समझ में आ रहा है? मैं सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शंस को एक साथ उठा लेता हूँ, क्लियर है ना। रिस्क ऑफ बायस एंड पैटर्न रिकॉग्निशन बाय द मैनेजमेंट, इसमें ये दिक्कत है कि मैनेजमेंट जज कर सकते हैं कि भाई इसमें तो पैटर्न है, आ रहा है कि समझ में, क्लियर है ना। तो अब देखो इसमें जो है ये तुम्हारा ओवरऑल क्वेश्चन भी आता है और इंडिविजुअल भी आता है, समझ में आ रहा है, ठीक है। व्हाट डू मीन बाय रैंडम या व्हाट डू मीन बाय सिस्टमैटिक। अब कई बार इसमें क्या होता है कि ज्यादा आपके पास मैटर नहीं होता है, समझ में आ रही है बात। तो मैटर बनाने के लिए आप अपना नॉलेज थोड़ा सा उसको झाड़ सकते हो, कि एक पूछा तो देर आर अदर मेथड, उसको पॉइंटर्स में नहीं, अदर मेथड अपन ने लाइन में लिख दिए, देखो अपने को पता है, तो रिलेवेंट भी है ना। और ऑडिट में मैंने नोटिस किया है, मतलब पहले से मॉड्यूल तक में दम नहीं है, मतलब मॉड्यूल के कंटेंट में तो है, क्योंकि कंटेंट तो पूरा स्टैंडर्ड और उन सब से लेकर के आ रहा है, क्वेश्चन आंसर्स में नहीं है, आंसर्स में कुछ गलत तक है और मैक्सिमम आंसर्स इनकम्प्लीट है, मतलब कि मतलब मैं अगर ड्राफ्ट कर रहा हूँ ना उसका आंसर, तो मैं उसका पॉइंट कंपनी लॉ से भी लेकर के आ रहा हूँ, स्टैंडर्ड एंड ऑडिट से भी लेकर के आ रहा हूँ, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से भी लेकर के आ रहा हूँ, पर इसमें किसी एक व्यू को लेकर के कर दिया है, मतलब एक्चुअली में क्वेश्चन आंसर उतने दम से नहीं बना पाते ना बहुत सारे लोग। उन लोग क्या करते हैं क्वेश्चन आंसर बनाने के लिए, कई बार कोई एक टॉपिक ले लेंगे और उस टॉपिक का कंटेंट को दे देंगे, समझ में आ रही है बात, है ना। तो ऐसा है, ठीक है, की पॉइंट्स से तुमको ये पूरा रिवीजन टाइप का भी हो जाएगा, क्लियर है इसमें, ठीक है ना। तो ये सबका देखो रैंडम, सिस्टमैटिक, एमयूएस, हैप्पीजर्ड और ब्लॉक, क्लियर है ना। कभी फास्ट अगर पढ़ना है सारा कुछ तो उसको ये कर सकते हो, क्लियर है। चलो हाँ, सिलेक्शन मेथड्स शुड इंश्योर कि भाई सैंपल जो है वो आपके क्या हो, रिप्रेजेंटेटिव हो फुल पॉपुलेशन के, और कोई बायसनेस जो है वो ना आता है। फिर क्या है, परफॉर्मिंग ऑडिट प्रोसीजर्स, ठीक है ना। हम लोग सैम्पलिंग पे ही चल रहे हैं, अरे सर क्या क्या पढ़ा हम लोगों ने, सैम्पलिंग क्या होती है, फिर सैंपल साइज, सैंपल डिजाइन, है ना, सैंपल साइज, सैंपलिंग का प्रोसेस जो है, और अब वो जो निकाले गए सैंपल है ना, उस पर हम अपने प्रोसीजर लगाएंगे, क्लियर है। तो अप्रोप्रिएट ऑडिट प्रोसीजर, अब देखो बहुत ही जेनरिक वर्ड है ना अप्रोप्रिएट, तो ये क्या होता है ना, बहुत ही ज्यादा सिचुएशनल है कि किस सैंपल पे तुम क्या प्रोसीजर लगाओगे। याद रखना सबसे मेन है असर्शंस, समझ में आ रही है बात, क्लियर है। क्योंकि असर्शन आपके ऑब्जेक्टिव की तरह काम करते हैं, गोल्स की तरह, मतलब इमीडिएट गोल क्या है, असर्शन, समझ में आ रहा है। तो अब
प्रैक्टिकली असर्शन के लिए तुम क्या चेक कर सकते हो? समझ में आ रही है बात? इसको एग्जांपल से समझा जा सकता है। असर्शन जैसे एग्जिस्टेंस है किसी फिक्स सेट का, तो क्या होगा? उसके लिए टेक्निक लगाओगे, कौन सी? ऑब्जर्वेशन। असर्शन है एग्जिस्टेंस, और प्रोसीजर कौन सा लगा रहे हैं? वो टेक्निक जो भी बोलोगे उसको, टूल्स टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस, वो कौन सा लग रहा है? ऑब्जर्वेशन। तो जब आपको टूल्स आ रहे हैं तो असर्शन की बात करते हैं, जब आपको असर्शन आ रहा है तब भी आप टूल्स की बात कर सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि क्या चीज क्या है। ये क्लियर है? ठीक है। फिर है ना, रिप्लेसमेंट आइटम, इफ प्रोसीजर नॉट एप्लीकेबल परफॉर्म अ रिप्लेसमेंट आइटम। एक्चुअली में आइटम नहीं होगा, रिप्लेसमेंट प्रोसीजर। और ये ना रिप्लेसमेंट की जगह इसमें ऑफिशियली वर्ड यूज होता है ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर। ठीक है, क्या होगा? अल्टरनेटिव, ज्यादा यही चलता है, मतलब है ना, बाकी मीनिंग तो सेम ही। क्लियर है? अल्टरनेटिव प्रोसीजर मतलब, समझो, हर जगह हर प्रोसीजर नहीं लग सकता ना, तो क्या होता है? अगर दूसरे प्रोसीजर लगाना पड़ रहे हैं तो फिर वो लगाओगे। अब भाई हर एक को, हर एक आइटम अपने को चेक करना है। डेटर्स के बैलेंस के लिए आप उसका हर एक का सेल आइटम थोड़ी ना चेक करोगे। छोटा लेजर है तो फिर अपन उसमें कर सकते हैं, बड़ा लेजर है तो फिर अपन ये ना करके सीधे एंड जो वैल्यू है, जो बैलेंस है, उसका कंफर्मेशन ले लेते हैं। आ रहा है समझ? ठीक है ना? चलो फिर क्या है? ट्रीटमेंट ऑफ अनएप्लीकेबल प्रोसीजर। ठीक है ना? अगर आप उस पर प्रोसीजर अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, सूटेबल ऑल्टरनेटिव्स भी नहीं लगा पा रहे हैं, तो फिर वो डिविएशन है टेस्ट ऑफ कंट्रोल के पॉइंट ऑफ व्यू से, और मिस स्टेटमेंट फॉर टेस्ट ऑफ डिटेल। प्रोसीजर लगा नहीं पा रहे हैं कहने वाली बात है, पॉइंट ये है कि वो या तो चेक नहीं हो पा रहा है या तो उसमें कुछ अलग सी बात आ रही है। समझ में आ रही है बात? कंट्रोल एप्लीकेबल नहीं हुआ मतलब कि कोई भी जो आइटम था कंट्रोल उस पर लगा नहीं, आप ये कह सकते हो कंट्रोल फेल हो गया, या तो फिर वो आइटम सही से रिकॉर्ड नहीं हुआ। समझ में आ रही है बात? वो गलत अमाउंट से रिकॉर्ड हुआ, वो मिस स्टेटमेंट। वो गलत लेजर में चला गया, वो क्या है? मिस स्टेटमेंट। समझ में आ रही है बात? ठीक है ना? तो आप उसको क्या मान के चल रहे हो? डेविएशन। समझ में आ रहा है? ये इतना ही लिखा हुआ है एक्चुअली में, बहुत पहले से चला आ रहा है मॉड्यूल में। तो कुछ चीजें जो है ना वो ऐसी लगे। अनेबल टू अप्लाई प्रोसीजर, अगर मान लो आप उसको कोई प्रोसीजर लगा ही नहीं पा रहे, समझ रहे, तो फिर वो क्या कहलाता है? एक तरीके से वो डिस्क्लेमर के दायरे में आएगा। दो बातें हैं, एक तुम गलत बोल रहे हो कि भैया ये चीज गलत है, और एक तुम क्या बोल रहे हो कि भैया ये तो चेक ही नहीं हो पा रहा ना। समझ में आ रही है बात? क्लियर है? कोई एक डेटर का बैलेंस है, समझ में आ रहा है, उसके ट्रांजेक्शन में वेरीफाई कर नहीं पा रहा हूँ, बैलेंस कंफर्मेशन वो दे नहीं रहा। समझ में आ रही है बात? तो मैं उसको फिर क्या मानूंगा? मिस स्टेटमेंट। ये टेस्ट ऑफ डिटेल वाली बात है। कंट्रोल को ही मैं चेक कर रहा हूँ, समझ में आ रहा है? और उस कंट्रोल का मान लो कि सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, मान लो कि मैं उन्होंने टैली से करी हुई है। टैली तो चलो बहुत ही फेमस है। उन्होंने कोई एक रेडीमेड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ले रखा है, आ रहा है समझ? और मुझे लग रहा है कि नहीं यार, इसकी अकाउंटिंग एंट्री सही से जा नहीं रही, ट्रांजेक्शन का नंबर इतना है कि मैं 100% चेक कर नहीं सकता, और सॉफ्टवेयर का सोर्स कोड मेरे पास है नहीं, तो मैं सॉफ्टवेयर भी चेक नहीं कर सकता। आपको पॉइंट समझ आ रहा है? तो ये बात क्या हो गई है? कंट्रोल के केस में इसको क्या बोलेंगे? डेविएशन, और टीओडी के केस में क्या बोलेंगे? इसको मिस स्टेटमेंट। है ना? इसका एक एग्जांपल है रिप्लेसमेंट, मतलब ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर का, है ना? जैसे कि कैंसल्ड चेक इज सिलेक्टेड फॉर पेमेंट ऑथराइजेशन एंड प्रॉपरली कैंसल्ड रिप्लेस्ड विद वैलिड चेक। ठीक है? हाँ मतलब ये एक्चुअली में पूरा नहीं है, इसका मॉड्यूल में होगा शायद पूरा। हम्म, तो जैसे पेमेंट है और उसका कोई चेक अगर कैंसिल हुआ है, तो वो प्रॉपर दूसरे चेक से रिप्लेस हो गया है कि नहीं, ये वाला एक्चुअली में इसमें होगा। इसको अपन देख लेते हैं एक बार। नहीं नहीं, तो वो, लेकिन वो रिप्लेसमेंट आइटम लिखा है, लेकिन वो एक्चुअली में ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर है। यहाँ उनने एग्जांपल वो रिप्लेसमेंट का ही ले लिया।
सर वो मतलब दूसरा है रिप्लेसमेंट आइटम देख लेना। पेज नंबर बताना। 4.64। हाँ तो उसमें लैंग्वेज थोड़ी वैसी रहती है, बाकी रिप्लेसमेंट आइटम ही होगा वो ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर। ठीक है यार, यहाँ तो रिप्लेसमेंट आइटम नहीं बोल रहे हैं, लेकिन ऑल्टरनेट प्रोसीजर तो होनी चाहिए ना। नहीं, सेम प्रोसीजर जैसे कैंसिल चेक पे लगा था, और वही सेम प्रोसीजर मेरे को वैलिड चेक पे लगा था। नहीं नहीं, जो मैं बोल रहा हूँ वो भी बात है, समझ में आ रहा है। और खैर टेक्स्ट में तो अपना को लिखा हुआ है, बाकी मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूँ। एक्सटर्नल कंफर्मेशन नहीं मिल सकता तो सब साइंटिफिक करना पड़ेगा। हाँ मतलब ऐसे 505 में लिखी हुई है एग्जैक्टली यही बात, वही याद करके बोल रहे हो क्या? ऐसे 505 है एक्सटर्नल कन्फर्मेशन, उसमें प्रॉपरली ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर्स जो है वो लिखा हुआ है, बहुत सारी जगहों पर ये लिखा हुआ है ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर्स का। वो जो है एक्सप्रेशन वो मिल जाएगा अपने को आगे, मैं उसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। उसमें ये होता है कि अगर किसी चीज को चेक करना है, जिस चीज के जरिए मैं बाकी सब चेक कर रहा था उससे नहीं चेक हो पा रहा है, तो मैं क्या लगा देता हूँ फिर? ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर। तो वो बात अपने आप में वैलिड है, पर यहाँ अलग बात की जा रही है। आ रहा है समझ में? और ये तुम लिख सकते हो, जो मैं बोल रहा हूँ ये तो तुम लिख ही सकते हो, इसमें कोई गलत नहीं है मतलब। ठीक है ना? अब अपन इसको देख लेते हैं। तो इसमें वो बोल रहा है कि यार एक आइटम नहीं चेक कर पाए तो रिप्लेस कर लो, बट ये बड़ी बात हो जाती है, समझना। प्रैक्टिकली आप सैंपल चेंज नहीं कर सकते, ये बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ये सिंपल बात नहीं है कि अपन ने रिप्लेस कर लिया, ये बड़ी बात है भाई। तुमने जब सैंपल सेलेक्ट किए, मैं इसका पूरा तुमको एक ओवरऑल बताता हूँ सैंपल के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि हमने सैंपल सेलेक्ट किए है ना, हमने 5 सैंपल सेलेक्ट किए, एक में अगर गड़बड़ आ रही है तो ये नहीं कि उसको उठा करके दूसरा ले लो, ये नहीं कर सकते हैं आप, समझ रहे? क्योंकि अगर आपके सैंपल में प्रॉब्लम आ रही है तो एक एक सैंपल आपका रिप्रेजेंटेटिव है। मतलब समझो, मान लो 50 वाउचर है और अपन ने उसमें से 5 सिलेक्ट करे, अगर एक में प्रॉब्लम है मतलब 10 में प्रॉब्लम है। तो आप पॉइंट समझ रहे हो? आप ये मत सोचो कि आपको सिर्फ 5 ही चेक करने हैं, तो कोई भी 5 अपन ने कर लिए, उसमें गड़बड़ निकली है तो क्यों निकली है ये सारा कुछ करना पड़ता है। तो लेकिन यहाँ इसका पॉइंट ऑफ व्यू दूसरा है। अभी ये बात भी अभी आएगी जो मैं बोल रहा हूँ, कि आप सैंपल को सीधे सीधे उसमें अगर है तो रिप्लेस नहीं कर सकते, क्योंकि आपको प्रोजेक्ट करना पड़ता है ना कि इसमें अगर प्रॉब्लम है तो 10 में प्रॉब्लम है, क्योंकि वो तो एक छोटा सा हिस्सा है ना। समझना, इसको तुम बहुत आसानी समझ जाओगे। तुम दुकान में चावल लेने गए, चावल का बोरा, उसमें थोड़े से चावल दिए, उस थोड़े से चावल में 2-4 चावल खराब थे, तो तुम ऐसे थोड़ी कर दोगे कि हाँ 2-4 चावल ही खराब। समझ में आ रहा है ना? आपको शक पूरे बोरे पे हो जाएगा ना। ये वाली बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो अब ये कह रहा है कि हाँ, अब यहां पर नॉट एप्लीकेबल वाली बात जो है वो लग जाएगी। यहां पर नॉट एप्लीकेबल का मतलब क्या होगा? कि उस आइटम को मैं वैसे चेक नहीं कर सकता हूं जैसे कि मैं दूसरे कर सकता हूं, तो फिर मैं दूसरा सैंपल ले सकता हूं, पर मुझे पूरा प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। मैं सिंपली एक को दूसरे से रिप्लेस नहीं कर सकता हूँ, मुझे ये बात भी पूरी क्या करनी पड़ेगी? डॉक्यूमेंट। क्योंकि जो मेरे सैंपल निकले, कल को मेरे ऊपर ये पूरा पूरा दोष आएगा कि भैया वो काय को नहीं चेक किया। समझ में आ रहा है? तो प्रॉपरली नॉट एप्लीकेबल होना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए उसमें। समझ में आ रही है बात? कि पता चला मैनेजमेंट ने मना कर दिया है या ऐसी वाली कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं चाहिए। समझ में आ रहा है? कि मेरा डेटर जो है वो कंफर्मेशन नहीं दे रहा है, ये नहीं होना चाहिए।
क्योंकि ऐसे में तो इट शोज प्रॉब्लम ना। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? मतलब वो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल ही होना चाहिए तो ही मैं उसको कर सकता हूँ, ठीक है ना। जैसे इसमें क्या बोल रहा है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। जरूरी नहीं कि इनका एग्जाम्पल सही हो, ठीक है, लेकिन ठीक है, पढ़ते हैं। इट इज नेसेसरी टू परफॉर्म द प्रोसीजर ऑन रिप्लेसमेंट आइटम, ठीक है ना, is when cancelled check is selected while testing for evidence of payment authorization, ठीक है। पेमेंट ऑथराइजेशन मेरे को चेक करना है और उसके लिए इनके पास जितने भी कैंसिल्ड चेक हैं मैंने वहां से सैंपल उठाया कि कैंसिल्ड चेक उठाया और मैंने बोला कि जैसे ये चेक कैंसिल हुआ तो इसका असली वाला दिखाओ कि इसका रिप्लेस किया होगा ना तुमने। आ रहा है समझ? तो बहुत ही घटिया एग्जाम्पल है। समझ में आ रही है बात? क्लियर है? ये जो बोल रहा है ये समझ में आ रहा है ना कि कैंसिल्ड चेक मंगाए इसने कि कौन कौन से। अब वो एक कैंसिल्ड चेक को पकड़ के बोल रहा है कि इसका एक्चुअल चेक दिखाओ जो तुमने इसको रिप्लेस करते हुए इशू किया पेमेंट के लिए। अरे मतलब चेक नहीं दिखाओ, चेक का रजिस्टर होता है। देखो जब भी बड़े बिजनेस होते समझ रहा है, एक भी पेमेंट बिना रिकॉर्डिंग के नहीं जाती है। जितने चेक होते हैं चेक का एक पूरा रजिस्टर बनता है उसके पूरे नंबर के साथ कि कौन से नंबर का चेक जो है वो किसको इशू किया गया है। आ रहा है ये समझ में? ठीक है ना। तो cancel check is selected while testing if the auditor is satisfied that the check has been properly cancelled such that it does not contain constitute a deviation, ठीक है, an appropriately chosen replacement is examined, ठीक है ना। A replacement would then mean a proper and valid check through which payment has been made. अब रिलेट हो रही है बात? क्लियर है ना। तो वो एग्जाम्पल ही इन लोगों का मॉड्यूल का ही है, मतलब वो घटिया सा ही है, ठीक है ना। तो उसका कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, है ना। अगर कैंसिल चेक सिलेक्ट किया है मैंने पेमेंट ऑथराइजेशन चेक करने के लिए तो वो प्रॉपरली रिप्लेस हुआ है कि नहीं वैलिड चेक से, ये मैं देख लूंगा। तो सही है, इसमें इतना ही बनेगा इसका। एग्जाम्पल ऑफ अनएप्लीकेबल प्रोसीजर। तो अब जैसे डॉक्यूमेंट लॉस्ट है, ठीक है ना, डॉक्यूमेंट गुम है, सी कॉन्फर्मेशन फ्रॉम डेटर और क्रॉस वेरीफाई कैश बुक फॉर कैश से। अब ये जो एग्जाम्पल दिया है ना ये काय का है, मतलब ऑल्टरनेट प्रोसीजर। समझ में आ रही है बात? क्लियर? यहां तो फिर भी अपन इसको वो कर सकते हैं, ठीक है ना, रिप्लेसमेंट आइटम। लेकिन ये रिप्लेसमेंट आइटम नहीं होना चाहिए था क्योंकि ये सिंगल वाली बात हो गई, एक आइटम की बात हो गई। समझ रहे? ऑल्टरनेट प्रोसीजर हर जगह पर एप्लीकेबल है ये लाइन, ठीक है ना। चलो मॉड्यूल भी सुधार सकता हूँ मैं ठीक है। चलो सूटेबल आ ही गया, ये आ गया ना पॉइंट। Suitable alternative procedure. If no response to confirmation request, examine subsequent cash receipt and their sources. चलो ठीक है, ठीक है ना। तो परफॉर्मिंग ऑर्डर प्रोसीजर में रिप्लेसमेंट आइटम तो मतलब कि फिर सही है मॉड्यूल, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि इसमें उसको भी कवर कर दिया और इसको भी कवर कर ही दिया। मतलब इसको ये होना ही चाहिए, मतलब ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर। क्लियर है? चलो फिर रिप्लेसमेंट ऑफ, अब देखो रिप्लेसमेंट ऑफ सैंपल की क्या बात कर रही है। If manual billing selected for in computerized sales check replace after verification or alternative procedure apply, ठीक है। If all the transaction of computerized sales are being checked, ठीक है, for example sales recorded through a barcode scan and incidentally a sample of manual billing gets selected, ठीक है, then such an item can be replaced after adequately checking the correctness of the manual bill with the supporting documents available. If replacement is not possible or reasonable, ये रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता तो
अच्छा नहीं बनाया लेकिन कुछ ऑटोमेटेड बिल लिए पूरे एक मैनुअल बिल निकल आया, तो उसको चेक करके रिप्लेस करके ऑटोमेट कर दो, अगर नहीं हो पा रहा है रिप्लेस तो अरे ऑटोमेट कर दो तो एंटिटी का काम है ना, मैं ऑडिटर हूँ भाई। अगर सारी तुम्हारी सारी नहीं, मैनुअल को चेक करके एक ऑटोमेट वाला सैंपल ले लो। इसका मतलब ये है कि अगर वो मैनुअल बिल आ गया सैंपल में, उसको चेक कर दो, फिर उसको ऑटोमेटेड बिल से रिप्लेस कर दो। और अगर नहीं हो पा रहा है तो ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर करा देखो मेरा दिमाग कैसे चल रहा है, मैं इसमें बता रहा हूँ तुमको कि मैं क्या चेक कर रहा हूँ। ट्रांजेक्शन ऑफ कंप्यूटराइज, तो उसमें मेरा मैनुअल बिलिंग का अगर निकल के आ गया तो मेरे दिमाग में तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है ना। समझ में आ रही है बात? तो मैं इस पर नहीं हूं, मैं तो फिर उस पर चला गया ना कि भैया ये मैनुअल कैसे हो रहा है। इसमें एक्चुअली में अगर मैं कंप्यूटराइज चेक कर रहा हूँ, मेरे पास मैनुअल बिल आ गया, तो मैं फिर क्लाइंट से कंफर्म करूंगा कि भैया ये कैसे हो रहा है। क्यों? क्योंकि मैनुअल बिलिंग में प्रॉब्लम है, कंप्यूटराइज बिलिंग में प्रॉब्लम नहीं है। समझ रहे? यहाँ पे तुम सोचो जैसे तुम बिग बाजार या डी मार्ट कहीं पर जाते हो, समझ रहे? तो सारी बिलिंग कैसे होती है? कंप्यूटराइज। क्लियर है? अगर वहां तुमको मैनुअल बिल मिले तो फिर मेरे को दिक्कत हो जाएगी। समझ रहे? क्यों? क्योंकि फिर मैं बोलूंगा कि भैया कितने मैनुअल बिल मिलेंगे आपके। समझ में आ रही है बात? और फिर मैनुअल बिल पे क्या आपका कंट्रोल है पूरा, तो मेरे लिए मैनुअल बिल अपने आप में एक बड़ा सेक्शन ही हो जाएगा। फिर मैं उसके अलग से सैंपल निकालूंगा और फिर उसको टेस्ट करूंगा। फिर मैं कंप्यूटराइज बिलिंग का टोटल देखूंगा और मैं टोटल सेल्स में देखूंगा कि कंप्यूटराइज बिलिंग का टोटल कितना है और मैनुअल बिलिंग का टोटल कितना है। और फिर मैं मैनुअल में अलग से सैंपल निकालूंगा और मैनुअल के सैंपल में बहुत ज्यादा निकालूंगा, क्योंकि जिसमें मेरी सब्सटेंटिव की टेस्टिंग ज्यादा होगी, और जो कंप्यूटराइज बिल है उसमें मेरी कौन सी टेस्टिंग ज्यादा होगी? कंट्रोल टेस्टिंग। समझ गए? तो इसलिए मैं इसको इस कंटेक्स्ट में समझने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे दिमाग में तो पूरा प्रोसीजर चल रहा है कि क्या क्या करना पड़ेगा। आ रहा है ये समझ में? ठीक है ना? तो ठीक है, सिंस मॉड्यूल का है तो अपन उसको एज इट इज कर सकते हैं, क्योंकि मॉड्यूल की चीजें आपको एज इट इज आ जाती हैं। क्लियर है? तो इस पे अपन ये मान के ही चल रहे हैं कि कंप्यूटर बिलिंग वो देख रहा था, लेकिन एक मैनुअल बिल आ गया, तो फिर क्या करेंगे अपन? इसको मैं रिप्लेस कर सकता हूँ, है ना? हाँ, मतलब कि मैं कंप्यूटराइज ही चेक कर रहा हूँ तो फिर मैं उसको रिप्लेस कर सकता हूँ, लेकिन मैं उस मैनुअल को भी पूरा चेक कर लूंगा। इस तरीके से लिखा हुआ है। आ रहा है समझ में? अगर रिप्लेसमेंट पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना, तो फिर मैं ऑल्टरनेट प्रोसीजर लगाने ही पड़ेंगे, क्योंकि मैनुअल है वो। समझ में आ रहा है? तो उसका तो सारा कहानी ही क्या होगी? डिफरेंट होगी। ठीक है? तो इफ मैनुअल बिलिंग सिलेक्टेड इन कंप्यूटराइज्ड सेल्स चेक, ठीक है ना, इसमें लिख लेना है ना। ठीक है? क्योंकि इसमें पूरा एग्जाम्पल नहीं आ पाया ना। एग्जाम्पल जब शॉर्ट होता है तो वो समझ में आने में दिक्कत करता है। हाँ ठीक है, मतलब एक ही पॉइंट है, इसमें लिख लेना ना। मैं चाह रहा हूँ कि तुम लोग मॉड्यूल ना उठाओ, सिर्फ ये नोट्स पढ़ो। एक पॉइंट पे तो देखे। अरे मतलब वो, हाँ इसमें लिख लेना। समझ में आ रही है बात? है ना? इसमें लिख लेना। जगह नहीं है क्या? एक लाइन तो लिखनी पड़ेगी ना। मैनुअल में नहीं नहीं, वो तो ठीक है। ठीक है ना? वो तो अभी आप पढ़ा रहे थे, समझ में आ रहा है, खुद पढ़ने बैठेंगे तो पता चलेगा। हाँ, ये है। मेरा बस पॉइंट ये है कि अगर दो चार चीजें हैं ना बस, समझ में आ रहा है, तो उनको मॉड्यूल से उठा करके नोट्स में अपडेट कर लो। वो तुम्हें अभी लग रहा है, एग्जाम जब नजदीक आता है ना, समझ में आ रहा है, उस समय 2-2 5-5 मिनट भी बहुत मैटर करते हैं। समझ में आ रहा है? वैसे ये पूरा इसको ढूंढने में तुम्हें प्रॉब्लम नहीं होगी मॉड्यूल से, क्योंकि ये पूरा एज इट इज फ्लो इसका किसका है? मॉड्यूल का। ठीक है? क्योंकि बाकी और कोई चीज, कभी भी तुम कोई भी नोट्स पढ़ रहे हो या कुछ भी पढ़ रहे हो, उसका सीधे सीधे मॉड्यूल में अगर तुम जाओ तो उसको ढूंढना ही अपने आप में बहुत बड़ा टास्क हो जाता है। इसमें नहीं होगा। ठीक है? चलो, नेचर एंड कॉजेज ऑफ डिविएशन एंड मिसस्टेटमेंट। ठीक है? कॉमन फीचर, मैनी डिविएशन और मिसस्टेटमेंट में शेयर कॉमन फीचर्स लाइक ट्रांजेक्शन टाइप और लोकेशन। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, ये हेडिंग्स जितनी भी हैं, ये यही क्वेश्चन बन के आ जाते हैं। मैं बता चुका हूँ ये बात।
ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना। नेचर एंड कॉजेज ऑफ डिविएशन एंड मिस स्टेटमेंट। मुझे नेचर और कॉजेज क्यों जानने हैं? गलती है तो लिख लो, गलती है, 5 में से एक सैंपल गलत है, क्या प्रॉब्लम है? हो सकता है बड़ी गलती है। अरे भाई 5 में से एक गलती है ना, वो सैंपल का अमाउंट है ना। मैं बोल रहा हूँ नेचर और कॉजेज, बड़ी गलती तो तुम्हें दिख ही गई ना कि वो बड़ी गलती है कि वो छोटी गलती है। नेचर और जैसे अभी एग्जांपल का मैनुअल देता हूँ जो आपने पूरा प्रोसीजर समझाया था, हाँ वो मैनुअल आ गया तो पूरा चेक करना हाँ, पड़ेगा। मतलब मैंने उसमें अभी मैंने जो प्रोसीजर लगा वो किस पर बेस्ड था? नेचर एंड कॉजेज ऑफ डिविएशन। समझ में आ रहा है? अच्छा, इसमें क्या हो रहा है, लेकिन ये जो मैंने बताया मिस स्टेटमेंट का एग्जांपल नहीं था, ये तो दूसरे सैंपल का था कि मैनुअल बिलिंग आ गई। मिस स्टेटमेंट या डिविएशन अगर मिल रहा है, नहीं आ रहा समझ में? 5 तुमने सैंपल चेक किए, एक में प्रॉब्लम निकली है, गलत निकला है, ठीक है, तो अब मैं उसके नेचर और कॉजेस क्यों पता कर रहा हूँ? अगर फ्रॉड निकला तो देखो समझो, अगर उसका कॉज क्या है, एरर, तो देखो एम्प्लॉय कितना कॉम्पिटेंट है, समझ में आ रहा है? या इसमें कुछ ऐसा पर्टिकुलर पैटर्न है जिसके कारण और गलतियां हो सकती हैं। फ्रॉड है, मेरा पूरा एंटी ही बदल सकता है। अगर फ्रॉड साबित हो गया ना, मेरा पूरा एनटीई क्या होगा बेटा? समझ गए हो कि नहीं? तो है ना, क्या है एक्सटेंशन, हाँ ये समझ गए ना। तो जब कॉमन फीचर, बहुत सारे डिविएशन जो है वो उनमें कॉमन फीचर हो सकते हैं कि ट्रांजेक्शन टाइप या लोकेशन। तुम बड़ी एंटिटी सोचो, डीमार्ट अपनी चेकिंग कर रहा है, डीमार्ट का ऑर्डर चल रहा है, उसकी जबलपुर लोकेशन में प्रॉब्लम आ रही है, यानी 4 सेल्स के वाउचर गलत निकले लेकिन चारों एक लोकेशन के थे। पॉइंट समझ में आ रहा है? सेंट्रलाइज चेकिंग हो रही है, सेल्स के 4 वाउचर गलत निकले, हमें का देखना कहाँ के हैं, तो पता चल रहा है कि वो कहाँ के हैं, तो मतलब लोकेशन वाइज हो गया। दूसरा, हमने जब चेक किए गलती निकली 2-3, तो हमने क्या देखा कि ये सारी गलती एक पर्टिकुलर टाइप के आइटम में हो रहा है, तो उसका उसका स्कैनर गड़बड़ हो रही है, उसमें कुछ अलग लगा हुआ है। तो मैं पॉइंट समझ में आ रहा है? इससे मुझे ये अंदाजा लग जाएगा कि गलती का टोटल वॉल्यूम कितना है। समझ में आ रही है बात, है ना? तो कॉमन फीचर्स होते हैं एक बार। दूसरा, एक्सटेंशन ऑफ ऑर्डर प्रोसीजर। ऑर्डर अगर गलती जैसे ही मिली और सबसे पहले वो एंटी ही देखेगा, कौन? ऑडिटर, कि भैया बढ़ाना तो नहीं है प्रोसीजर अपने को। अरे समझ में क्लियर है? क्यों? क्योंकि फ्रॉड की पॉसिबिलिटी अगर हुई तो इस बात को वो टेस्ट करेगा। ये बात हम ऐसे 240 में भी पढ़ेंगे। इन्वेस्टिगेशन एंड इवेल्युएशन। देखो, सिंस तुम सैंपल निकाल रहे हो तो सैंपल की गलती, अब जैसे सैंपल पूरी पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेटिव है, वो गलती भी पूरी पॉपुलेशन में उतने आइटम्स का रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है। मुझे ये देखना है कि ये अनोखी गलती है, एनॉमली है। अनोखी गलती मतलब समझ रहे हो कि मेरा 100 वाउचर है पर मेरी सैंपल में वो गलती फंसी जो एक्चुअली में पूरे 100 में एक है। अरे समझ, क्योंकि वो एक चीज अलग बेची थी, उनने पूरी 99 चीजें एक बेची थी और एक चीज अलग बेची थी, और वो मेरे सैंपल में भी फंस गई, तो उसको मैं बोल रहा हूँ अनोमली। समझ में आ रहा है? तो इन्वेस्टिगेशन और इवैल्यूएशन, याद रखो सैंपल में अगर गलती निकल रही है उसको पूरा डिटेल में आइडेंटिफाई करो। ये मत सोचना कि अरे एक ही तो गलती है, सैंपल ही तो निकला है तुम्हारा, एक गलती तुम्हारी कि पता नहीं कितने आइटम्स का रिप्रेजेंटेटिव हो। इसीलिए उसके नेचर और कॉजेस जब तुम आइडेंटिफाई कर रहे हो तो उसका इन्वेस्टिगेशन एवेल्युएशन बहुत प्रॉपर करना। समझ में आ रहा है? उस समय ये मत सोचने लगना कि अरे मैं इन्वेस्टिगेशन थोड़ी कर रहा हूँ इतनी डिटेल में जाऊँ, नहीं, सैंपल के लिए तुम्हें उतनी डिटेल में शायद जाना पड़ जाए। क्लियर है ना? और हैंडलिंग एनॉमली, ध्यान से समझना, तुम्हारा 100 वाउचर है, 10 चेक किए तुमने, एक गलती हुई, एक गलती मिली, इसका मतलब 10% अकाउंट गलत है। नॉर्मल प्रोजेक्शन यही होगा, पर द मोमेंट तुमने क्या बोला कि ये क्या है, एनॉमली है, इसका मतलब 10% गलती नहीं है, सिर्फ 1% गलती है, मतलब तुम उसी वाउचर को बस गलत मान रहे हो। तो तुम्हारा ये डिसीजन कि वो एनॉमली है, ये तुम्हें डॉक्यूमेंट करना होगा, ये लिखा हुआ है इसमें। नहीं आ रहा समझ में? भैया तुम कैसे कह रहे हो कि ये 100 में एक है? तुमने 100 थोड़ी चेक किए हैं, तो तुमने कोई तो प्रोसीजर अपनाया होगा ना जिससे तुमको ये पता होगा कि ये एनॉमली है। समझ में आ रही है ना बात?
क्लियर है? ये आ चुका है एग्जाम में एक बार, एमसीक्यू या ट्रू फॉल्स में, ठीक है? एक बार नहीं, कई बार आ चुका होगा, पर एक बार का मेरे को याद नहीं, मैं इसको हाईलाइट करता हूँ एक्चुअली में प्रॉपर, फिर एग्जाम में आता है बच्चे नहीं करेगा तो मुझे बड़ा दुख होता है। आ रहे हैं, ठीक है ना? चलो, इफ द ऑडिटर कंसिडर्स मिस स्टेटमेंट और डिविएशन एंड अनोमली, एडिशनल प्रोसीजर एंश्योर इट इज नॉट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पॉपुलेशन। आपको वो प्रोसीजर लगाने पड़ेंगे ताकि आप ये इंश्योर कर पाओ कि भैया ये रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। काय का रिप्रेजेंटेटिव नहीं है? पॉपुलेशन। क्लियर है ना? चलो, ऑब्टेनिंग डिग्री ऑफ सर्टेनिटी, तो एडिशनल प्रोसीजर एंश्योर मिस स्टेटमेंट डिविजन डज नॉट अफेक्ट द रिमाइंडर ऑफ पॉपुलेशन, एस्टैब्लिशिंग हाई डिग्री ऑफ सर्टेनिटी। ये हैंडलिंग एनोमलीज का ही है कि आप क्या कर लेंगे, हाई डिग्री ऑफ सर्टेनिटी ले लेंगे कि एनोमली एनोमली है। सारा समझ क्लियर है? ठीक, ओके, ठीक है। चलो फिर ये क्लियर है, बढ़े आगे, ठीक है? प्रोजेक्टिंग मिस स्टेटमेंट, ठीक है? तब देखो, पर्पस ऑफ प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन मतलब जो अगर 10 में से 1 मिली तो प्रोजेक्ट कर रहे हो ना कि हाँ पूरे लेजर में कितनी गलती होगी, इसको कहते हैं प्रोजेक्शन। अरे सर, तुमने 10 चेक किए, टोटल 100 है, एक गलती निकली मतलब 100 में 10 होंगे, ये मैंने क्या किया है? प्रोजेक्ट, ठीक है? तो प्रोजेक्ट मिस स्टेटमेंट टू अंडरस्टैंड ओवरऑल स्केल बट मे नॉट डिटरमिन एग्जैक्ट अमाउंट फॉर रिकॉर्डिंग। मतलब तुम ऐसा सोच सकते हो कि 10% लेजर गड़बड़ है, बट एक्चुअली में ऐसा थोड़ी होगा। ये क्या है, एक एस्टिमेट है ना, मतलब, ठीक है? एनोमली का ट्रीटमेंट, एनोमली को मैं प्रोजेक्शन से एक्सक्लूड करूंगा। एनोमली को प्रोजेक्ट थोड़ी करते हैं ना, एनोमली तो एनोमली है। समझ गए हो कि नहीं समझ गए हो, है ना? बट देयर इफेक्ट्स कंसिडर्ड सेपरेटली, ठीक है? मिस स्टेटमेंट निकला है क्योंकि एंटिटी पंखा बेचती थी तो सब सही रिकॉर्ड होता था, इसी एंटिटी ने एक टेबल भी बेच दी और उसकी सेल्स भी उसी में, और वो ऑब्वियसली बात है क्योंकि से पंखा बेचने का उनका पूरा सेट प्रोसीजर था, जब टेबल बेची तो कुछ गड़बड़ हो गई। समझ में आ रही है बात? ठीक है? तो जब आप क्लाइंट से बात करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, कह रहे वो फैन बेचते हैं, कस्टमर ने हमसे मांगा था तो हमने उसको खरीद करके ला करके दे दिया और वो उसी में गलती हो गई बस। तो मैं ये इंश्योर कर लूंगा कि हाँ एक ही टेबल बेची है, टेबल इनका रेगुलर काम है नहीं, तो मेरे सैंपल में निकल गया तो मैं मान लूंगा कि हाँ वो एनोमली है, तो उसका इफेक्ट मैं सेपरेटली कंसिडर कर लूंगा, या तो वो तो सुधर ही जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? फिर प्रोजेक्शन इन टेस्ट ऑफ डिटेल वर्सेस टेस्ट ऑफ कंट्रोल, मतलब देखो, जब मैं टेस्ट ऑफ डिटेल करता हूँ और जब मैं टेस्ट ऑफ कंट्रोल करता हूँ, दोनों में मैं सैंपल चेकिंग करता हूँ, पर दोनों का जब मैं प्रोजेक्शन करता हूँ तो बहुत अलग लेवल पर होता है। कंट्रोल में अगर प्रॉब्लम निकली, समझ आ रहा है, उसका प्रोजेक्शन उन सारे आइटम्स पे होगा जो कि उस कंट्रोल से हो करके निकले, और टीओडी का प्रोजेक्शन जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से होगा, ठीक है ना? तो टेस्ट ऑफ डिटेल प्रोजेक्ट मैसेज स्टेटमेंट फाउंड इन सैंपल टू पॉपुलेशन, और इसमें नो एक्सप्लिसिट प्रोजेक्शन ऑफ डिविएशन, सैंपल डिविएशन रेट इज प्रोजेक्टेड टू द एंटायर पॉपुलेशन। मतलब कि मैं ये बोल रहा हूँ कि भाई देखो, जब मैं कंट्रोल टेस्ट कर रहा हूँ तो मैं लेजर का कोई अमाउंट तो चेक कर नहीं रहा, समझ रहे? तब तो अच्छा, कंट्रोल प्रोसीजर में कोई प्रॉब्लम है तो वो सीधे सीधे मिस स्टेटमेंट को तो बताता नहीं, वो क्या बताता है कि कंट्रोल वीक है। कंट्रोल वीक होने का मतलब ये नहीं है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिस स्टेटमेंट, समझना। चौकीदार ढंग से काम, मैं चौकीदार का काम चेक कर रहा हूँ, ठीक है, वो चेकिंग में कोताही बरत रहा है, क्या इसका मतलब ये है कि मेरे एग्जिस्टेंस वाले एजर्शन में प्रॉब्लम होगी और स्टॉक जितना है उतना दिख नहीं रहा होगा, कुछ तो चोरी हो ही गया होगा? क्या मैं ये बोल सकता हूँ? मेरी बात फिर समझ में आई कि मैं फिर से बताऊं? फिर से बता रहा हूँ, मैं स्टोर्स के जो सिक्योरिटी गार्ड है उसको चेक कर रहा हूँ, अरे सर वो एक कंट्रोल है, ठीक है? मेरा मेन मकसद फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अमाउंट है, तो मैं भी कौन से अमाउंट पे एक्चुअली में इंश्योर करना चाहता हूँ, इन्वेंट्री की जितनी वैल्यू दिख रही है उसका एग्जिस्टेंस में देखना चाहता हूँ, तो उसके लिए जो प्रोसीजर लगाना है वो तो मैं लगा ही रहा हूँ।
अब मैं कंट्रोल चेक कर रहा हूँ, वो कंट्रोल क्या है, सिक्योरिटी का, और मुझे उस कंट्रोल में क्या मिली, प्रॉब्लम्स। समझ में आ रहा है कि भैया ये मैंने जितने भी सैंपल किए, मैंने कहा 10% केसेस में ये सिक्योरिटी गार्ड ढंग से काम नहीं करता। समझ में आ रहा है? तो ये कोई मिस स्टेटमेंट की बात नहीं कर रहा, ये कंट्रोल का डिविएशन है, बट इससे कोई मिस स्टेटमेंट हो जाए जरूरी है क्या? नहीं, नहीं आया समझ में? मतलब अब सिक्योरिटी गार्ड ढंग से काम नहीं कर रहा तो चोरी हो सकती है, बट हो सकता है कि हुई ही ना हो। क्लियर है? तो इसीलिए कंट्रोल्स का जब मैं प्रोजेक्शन करता हूं तो वो उसका सीन थोड़ा सा डिफरेंट है। मैं यहाँ पर डिविएशन का रेट आइडेंटिफाई करता हूँ। क्लियर है? क्लियर है? ठीक है। तो इवेल्यूशन का क्राइटेरिया क्या होगा, सैंपल पे जो प्रोसीजर लगा है उसका रिजल्ट देखो, समझ में आ रहा है? और whether audit sampling provides a reasonable basis for conclusion about the tested population। मतलब जब सैंपल चेक कर लोगे तो उसको ऐसे रखो और पूरी पॉपुलेशन को देखो और फिर अंदाजा लगाओ कि जो तुम्हारा सैंपल का रिजल्ट है क्या तो वो तुम्हारी पूरी पॉपुलेशन का रिजल्ट है। इस तरीके से एवेल्युएट करो कि सैंपल का क्या प्रभाव है पूरी पॉपुलेशन में, पूरा सही निकल जाए, पूरा गलत निकल जाए, कुछ भी हो। आ रहा है समझ में? ठीक है ना? ये क्लियर है कि नहीं? ये क्लियर है ना? अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं तुम्हारे, स्ट्रैटिफिकेशन, टॉलरेबल मिसस्टेटमेंट, टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन। क्लियर है ये? ठीक है। अब ये बताओ, विद सैम्पलिंग मेथड एंश्योर्स ईच आइटम पॉपुलेशन हैज अ नोन चांस ऑफ सिलेक्शन। रैंडम सैम्पलिंग होगा इसका आंसर। ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द पर्पस ऑफ मॉनिटरी यूनिट सैम्पलिंग? To lead to conclusions in monitoring units। थर्ड का B, when the selected item cannot be applied to the design audit procedure। फोर्थ ठीक है ना? और फिफ्थ का क्या होगा? तुम लोग की ग्रास्पिंग ना अच्छी है, समझ रहे हो? मतलब मेरे को इतना रिस्पॉन्स नहीं मिलता है नॉर्मली, समझ रहे हैं? क्योंकि ये टेक्निकल होता है काफी, तो बहुत सारे लोग मिस कर देते हैं, समझ रहे हैं? ठीक है, इसीलिए अपन लोग पढ़ भी पा रहे हैं उसको इतना तेज। ये मेरे हिसाब से अच्छी स्पीड है, समझ रहे हैं? नहीं तो फिर कई बार एक एक पॉइंट पे मतलब 20-20, 25-25 मिनट, आधा आधा घंटा भी लग जाता है। ऐसे वाले पॉइंट्स अपने कम निकल रहे हैं। ठीक है ना? जल्दी समझ जा रहे हो तुम लोग। ठीक है ना? तो चलो ये बताओ, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग। ऐसे कर दूंगा। हाँ, दिख रहा है। मैं निकाल लूंगा आंसर।
एक सेकंड मॉड्यूल खोल लो। कौन सा? फोर्थ चैप्टर है ना? पेज नंबर क्या था? अच्छा, टेस्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग के तो एंड में दिया हुआ है। आंसर एंड में। हाँ, ये कौन सा है? A company has stipulated a control through its automated software कि इंटरेस्ट 12% चार्ज होगा अगर कोई एक महीने में पेमेंट नहीं कर पाया। Internal auditor of the company finds that during a certain period, software has failed to charge interest due to certain technical glitches. Does reporting of opposite situation fall in the domain of Yes. internal auditors work? ठीक है, इसका प्रॉपर आंसर जो है, चलो ठीक है, ये तो क्लियर है ना? ठीक है, ये आएगा ही इंटरनल ऑडिटर के वर्क में, तो ये आएगा ही। ठीक है, और अब इसका आंसर कैसे फ्रेम हो रहा है? वन ऑफ द फंक्शंस ऑफ इंटरनल ऑडिटर इंक्लूड्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर रिव्यूइंग कंट्रोल्स, evaluating their operation and recommending improvements there. तो ये ध्यान से समझ लो, इंटरनल ऑडिटर का क्या क्या काम रहता है? कंट्रोल रिव्यू करना, उनका ऑपरेशन एवेल्युएट करना और इम्प्रूवमेंट्स रिकमेंड करना। इंटरनल ऑडिटर है ये, एक्सटर्नल ऑडिटर की बात नहीं कर रहा है। हम लोग जितना भी कंटेंट पढ़ रहे हो किसके पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ रहे हैं? एक्सटर्नल। और ये क्वेश्चन किसके ऊपर है? इंटरनल। क्लियर है ना? हाँ। The system has not levied stipulated interest in respect of a certain period. It can result in loss of income for the company and improper financial reporting. Such a matter definitely falls in the domain of reporting by internal auditor. देखो, समझो, जब तुम्हारे दिमाग में आंसर आया, ठीक है, तो वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आया कि हाँ गलत हो गया, पर मार्क्स कैसे स्कोर करो? समझ रहे हो ना? क्योंकि ये पूरा आंसर तो याद हो नहीं पाता है, तो आपको अपना एक्सप्रेशन जो है वो थोड़ा सा इंप्रूव करना पड़ेगा। एक चीज समझ लो, एग्जामिनर के पास एग्जैक्टली यही आंसर होगा। समझ में आ रही है बात? बट मुझे प्रैक्टिकल पॉसिबिलिटी दिखती नहीं है कि हम इसके सारे आंसर्स जो है वो याद कर पाए, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चंस मॉड्यूल के एज इट इज अब पास्ट में तो फंसे हैं, अब इसमें नहीं कह सकते हैं। इसमें तो एक ही लाइन याद करनी पड़ेगी। वो मैं समझ रहा हूँ, लेकिन मतलब तुम समझ रहे हो ना कि तुमको थोड़ा सा ज्यादा बताते आना चाहिए, लेकिन रेलेवेंट भी। ठीक है, फिफ्थ फिफ्थ बताओ। नहीं नहीं करना चाहिए। CA Sukesh is an external auditor of an entity. He comes to know that there is an internal auditor in the entity. However, he finds that internal auditor is not reporting directly to higher echelons, जो भी है, of the management. CA Sukesh has also assessed risk of material statement to be high. Discuss whether it would be proper for CA Sukesh to rely on the work of internal auditor extensively in the above situation. That is the administration. When I have said that, it is responsibility. अब देखो, एक पॉइंट अपन ने पढ़ा था इंटरनल ऑडिटर के वर्क पे रिलायंस को लेकर के, याद है? जिसमें अपन ने यही देखा था कि अगर मान लो कि वो हाईएस्ट अथॉरिटी को नहीं कर रहा है रिपोर्ट, तो रिलायबिलिटी उस पर कम हो जाएगी। समझ में आ रही है बात? दो चीजें थी ना, कॉम्पिटेंस और मतलब ऑब्जेक्टिविटी या जो भी बोल लो, ठीक है ना? चलो, हाँ क्या हुआ? तो in the given case, organization status of internal audit function is not commensurate with his duties. He is not reporting directly to the management. It shows that the function is not given its due importance in the entity. ठीक है? Since RMM भी हाई मिला है उसको। अब देखो, RMM हाई मिला है, इसमें तो ऑलरेडी वो IR CR असेस कर चुका है ना, तो ये थोड़ा सा वैसा है। ठीक है ना?
both the above factors suggest that he should not rely on the work of internal auditor extensively. ठीक है, कंट्रोल उसने खुद ने भी चेक कर लिए तो कंट्रोल रिस्क हाई निकला, और इंटरनल ऑडिटर के पास क्या नहीं है, उतना ऑब्जेक्टिव नहीं है ना वो, तो उस पर रिलाय नहीं कर सकते, सब्सटेंटिव ज्यादा करना पड़ेगा मिसेस स्टेटमेंट के लिए। चलो फिर 6 देखो, an auditor while conducting audit of an entity has selected sample based on his personal experience, है ना, and knowledge. Later on ऐसा पता चला कि selected sample were not representative and it has led to faulty selection of sample. The auditor contends that sample were selected based on his personal experience and knowledge. Auditor बोल रहा है कि भैया देखो मैंने अपने personal experience पे ये किया है, can auditor escape from his liability in this regard? Sample whether any technique whether sampling or not sampling, the sample should be representative of his population. अब भैया देखो मेरा पॉइंट सुनो, अगर वो पर्सनल उसमें कर रहा है, मतलब अगर वो चेकिंग करके, इसमें दो सिचुएशन, ऑडिट के दौरान ही उसको ये पता लग गया और फिर उसने कोई एक्शन नहीं लिया, या तो फिर बाद में पता चला रिपोर्ट देने के बाद, इसमें भी एक स्टैंडर्ड है, समझ में आ रहा है? ठीक है, कि मतलब आपको कब पता चल रही है प्रॉब्लम, सबसिक्वेंट इवेंट है, मतलब 270 है शायद, 570 है शायद, नहीं 570 तो गोइंग करना है, 560 है सब्सिक्वेंट इवेंट्स, क्या ऐसे इसकी बात कर रहा हूँ, हाँ सब्सिक्वेंट इवेंट 560 है ना, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि ऑडिटर नहीं बच सकता है, अगर नेग्लेक्ट किया हुआ तो नहीं बचेगा, अगर नहीं किया हुआ तो बचेगा। नहीं वो भाई तुम पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पे निकालो, दिक्कत उसमें नहीं है, क्योंकि जजमेंटल अलाउड तो है ना, ऐसा थोड़ी कि अलाउड नहीं, पर जजमेंटल का पूरा बेसिस आपके पास क्या होना चाहिए, डॉक्यूमेंट। तो अगर वो रीजनेबल है तो फिर क्या होगा, तो फिर ऑडिटर नहीं कर सकता, समझ में आ रहा है? चलो, ऑडिटर has selected sample, it is a case of non statistical sampling, ठीक है, which may be an approach, whatever may be an approach, sampling or statistical or non statistical, sample must be representative. This means that it must be closely similar to the whole population, although not necessarily exactly the same. इसमें लिखा है ऑडिटर कैन नॉट एस्केप हिज रिस्पांसिबिलिटी इन दिस रिगार्ड, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन वाला मतलब भाई वो हो जाएगा ना, क्योंकि भैया सैंपल रिप्रेजेंटेटिव है पॉपुलेशन का, ये बात तुम ऑब्जेक्टिवली कैसे टेस्ट कर सकते हो, मेरा पॉइंट समझो, ये बात कि सैंपल रिप्रेजेंटेटिव नहीं, ये बात कब पता चल गई, अरे मतलब ऑडिट करने के दौरान या बाद में, नहीं आया समझ में मैं क्या बोल रहा हूँ, आपने सैंपल सेलेक्ट किए, उसी समय अगर आपको ये लग रहा है कि रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, तो फिर तो आप आगे नहीं बढ़ सकते ना एज एन ऑडिटर, बट उस समय थोड़ी पता लगती है ये बात, आप ये कैसे जज कर लोगे यार, ये प्रैक्टिकल नहीं है, समझ रहे हो ये बात, कि आपने सैंपल सेलेक्ट किए तो आपके पास उसके लॉजिक होने चाहिए, आपने सैंपल तभी तो सेलेक्ट किए कि ये रिप्रेजेंट करनी उसको, और अगर नहीं लग रहा है तो फिर तो सही में बहुत ही ज्यादा ऑडिटर है, समझ में आ रहा है, उसमें बहुत क्लियरली नहीं लिखा है, इसमें तो बच भी सकता है ऑडिटर, क्लियर, अगर उसके पास अपने सिलेक्शन के प्रॉपर लॉजिक से, तो फिर क्या दिक्कत है, नॉन स्टैटिस्टिकल बोल रहा है, अलाउड है, ठीक है ना, कट जाएगा क्योंकि मॉड्यूल में है, पॉइंट है कि ये पूरा लिखो पर वो बात भी लिखो, पर अभी चैप्टर कर रहे हैं ये वाला, इसलिए इजी लग रहा है, लेकिन जब इकट्ठा क्वेश्चन आता है तब समझ में नहीं आएगा कि हाँ गलत है। हाँ तो भाई देखो, बी डिप्लोमेटिक, समझ, इसमें दोनों बातें हैं कि भाई तुम समझो ना, हम ये चैप्टर कर रहे हैं फिर भी मैं इसको क्या बोल रहा हूँ कि नहीं ये तो हो सकता है, अब बात ये ना कि मुझे प्रैक्टिकली पता है, ये लोग या तो फिर क्वेश्चन में कोई वैसा एक बायसनेस क्रिएट हो ना, वो क्रिएटेड है ना कि सैंपल वाज नॉट रिप्रेजेंटेटिव, सैंपल वाज नॉट रिप्रेजेंटेटिव तो ठीक है, लेकिन मुझे इसकी टाइमिंग नहीं समझ में आ रही ना, तुम बाद में ऑडिटर के पेपर क्या होता है, ऑडिटर्स का पीयर रिव्यू भी होता है, तो ये बहुत बाद में
उस पर बात चल रही है, या ऑडिटर कैन नॉट एस्केप हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी तो तब आई ना जब कोई फ्रॉड डिटेक्ट हो गया या कोई मिस स्टेटमेंट निकल गया, तो ये तो बहुत बाद वाली बात है, समझ रहे? तो और सैंपल रिप्रेजेंटेटिव नहीं था, ये बात तो जो क्लेम कर रहा है वो बोलेगा ना, मतलब ये तो गलती निकली, पर ऑडिटर के पास भी ये कंक्लूजन था क्या कि सैंपल इज नॉट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पॉपुलेशन? तुम्हें पॉइंट समझ में आ रहा है? ये क्लेम है, पर सैंपल पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेटिव है, ये बात ही सब्जेक्टिव है, इसको तुम ऑब्जेक्टिवली कैसे असेस कर सकते हो? तुम ये थोड़ी बोल सकते हो कि तुम्हारे मतलब ये तो नहीं है रिप्रेजेंटेटिव, दिख नहीं रहा क्या? वो बोल रहा भैया मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से था, ये तो सब्जेक्टिव बात हो गई ना, नहीं आया समझ में? ठीक है ना? चलो इसमें 6.7 हाँ ये देखो, तेरे पास है ना एक सेट ऑफ नोट्स, अभी ले लेना इन लोग से, ठीक है? अब देखो, ऑडिट एविडेंस का स्टैंडर्ड है ऐसे 500, ठीक है, और 500, ठीक है। 501 जो है वो दो तीन चीजों को स्पेसिफिकली बताता है, स्पेशल कंसिडरेशन फॉर सिलेक्टेड आइटम। तीन सिलेक्टेड आइटम्स हैं इसमें, समझ में रहे? एक है इन्वेंट्री, क्लियर है? दूसरा है वो लीगल वाला, वो हाँ लिटिगेशन वाला, समझ में रहे? ठीक है, हाँ, और तीसरा है सेगमेंट। सेगमेंट का स्टैंडर्ड था क्या आप लोगों को? नहीं था मेरे हिसाब से, था क्या? तो बहुत खड़ा था वैसे, खास नहीं, पर उसको ऑडिटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना? चलो सबसे पहले ऑडिट एविडेंस का मीनिंग बता रहे हो, ठीक है, कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स के लिए उसको क्या चाहिए? एविडेंस चाहिए, ठीक है। स्पेसिफिक कंसिडरेशंस आर रिक्वायर्ड फॉर सर्टेन ट्रांजैक्शंस सच एज इन्वेंटरी, ये क्लियर है ना? ये इस वाले स्टैंडर्ड की बात हो गई। मकसद क्या है? एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन। कंडीशन से कौन सा असर्शन जाता है? एग्जिस्टेंस तो अपने आप में एक असर्शन है, कंडीशन ऑफ इन्वेंटरी से कौन से असर्शन पे जाएंगे? वैल्यूएशन, ठीक है? समझ में आ रही है बात? क्यों? क्योंकि कॉस्ट और एनआरवी विचेवर इज लो, और अगर कंडीशन खराब है तो उसकी एनआरवी क्या होगी? कम। क्लियर हुआ? ठीक है ना? स्लो मूविंग आइटम है, ओल्ड आइटम है, वैसे इसमें कवर होगा। कंप्लीटनेस ऑफ लिटिगेशन एंड क्लेम्स, और प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर ऑफ सेगमेंट रिपोर्टिंग। सेगमेंट रिपोर्टिंग एक्चुअली में एक ऐसा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जो सिर्फ प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर वाला है, उसमें कोई रिकॉग्निशन की बात नहीं है कि वाली एंट्री पास कर दो कि वाली एंट्री पास कर दो, प्योरली सिर्फ और सिर्फ डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड है। समझ में आ रहा है ना? ये पता है ना तुम लोगों को? मेरे को रिस्पॉन्ड करते जाओ तो मुझे पता चलेगा कि तुम्हें कितना पता है कितना नहीं पता, उस हिसाब से मैं अपना एक्सप्लेनेशन कम या ज्यादा कर लूंगा। सेगमेंट रिपोर्टिंग जो है वो एक ऐसा स्टैंडर्ड है जो नोट्स टू अकाउंट्स में आपको ये बताता है कि भैया आपकी बड़ी एंटिटी है, तो आप अपनी पूरी एंटिटी को सेगमेंट वाइज बांट दो, या तो प्रोडक्ट वाइज सेगमेंट कर दो या ज्योग्राफिकल सेगमेंट कर दो। समझ रहे? मतलब कि सेल्स जितनी है उतनी ही है, लेकिन उसमें हर सेगमेंट की आपकी सेपरेट सेल्स, प्रॉफिट और बहुत सारे एक्सपेंसेस, सेगमेंट्स की रिपोर्टिंग आएगी आपकी। आपकी पूरी एंटिटी को मल्टीपल सेगमेंट्स में आप डिवाइड करोगे। वो सेगमेंट्स प्रोडक्ट वाइज हो सकते हैं, वो सेगमेंट्स ज्योग्राफिकल एरिया वाइज हो सकते हैं। समझ रहे हैं? तो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, मतलब कि ये बड़ी एंटिटीज पे ये लागू होता है, छोटी एंटिटीज पे क्या ही मतलब है। आ रहा है समझ में? ठीक है ना? तो
उसको चेक करने के लिए भी स्टैंडर्ड में स्पेशल कंसिडरेशन, मतलब स्टैंडर्ड ऑन ऑडिट में भी स्पेशल कंसिडरेशन है जब आप सेगमेंट रिपोर्टिंग को चेक कर रहे हो तो। आ रहा है क्या समझ में? तो सबसे पहले तो इन्वेंट्री, क्योंकि इन्वेंट्री का सीधा असर प्रॉफिट पर पड़ता है, और ये जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग वाली एंटिटी उनमें काफी सब्सटैंशियल चीज है। आ रहा है समझ में? ठीक है ना? तो ठीक है, इसलिए इसमें प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर ही लिखा हुआ है। ठीक है, और लिटिगेशन का कंप्लीटनेस, क्योंकि लिटिगेशन का कंप्लीटनेस में स्पेशल कंसिडरेशन क्यों चाहिए? क्यों चाहिए? वो इंटेंशन के बाद आ सकता है। वो तो ठीक है, मतलब उसके इफेक्ट मैग्नीट्यूड तो ठीक है। हाँ, मेन बात ये है कि आपको बुक्स ऑफ अकाउंट से इसका अंदाजा नहीं लगता कि एंटिटी पे केस कौन कौन से चल रहे हैं। कहाँ शो होता है ये? AS 29 के हिसाब से नोट्स अकाउंट समझ में आ रहा है? कंटिजेंट लायबिलिटीज है AS 29, जिसके हिसाब से मैं नोट्स टू अकाउंट्स में शो करता हूँ। और अगर मान लो कि लायबिलिटी प्रोबेबल है तो फिर मैं उसका रिकॉग्निशन भी करूंगा, एक प्रोविजन बनाऊंगा। तो ये कोई ट्रांजेक्शन नहीं होता, इसलिए ये वैसे भी रिकॉर्ड नहीं हो पाता। और ऑब्वियसली बात है कि एंटिटी इसको छुपाएंगी भी। समझ में आ रहा है? अभी पेटीएम की हालत देख रहे हो? समझ में आ रहा है? सोचो ये खबर बाहर ही ना आए तो, नहीं आती तो चल रहा होता ना अच्छे से। और जितने लोगों को पता होती है ये बात कि जब बाहर आने वाली है, सोचो कितनी बड़ी बात है। इसीलिए यूजर के अंडरस्टैंडिंग के लिए ऐसी चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। पेटीएम इज इंकरिंग कॉस्ट ऑफ कंप्लायंस। आप समझ रहे हो? कोई फ्रॉड नहीं किया उस एंटिटी ने। समझ में आ रहा है? ठीक है, सिर्फ कंप्लायंस की प्रॉब्लम, सिर्फ कंप्लायंस। कोई फ्रॉड, कोई नौटंकी कुछ नहीं किया उसने, लेकिन वो रूल्स के मुताबिक नहीं चल रही है वो एंटिटी, इसीलिए आरबीआई के बैन लग गया। 2000 या 2100 पे लिस्टिंग हुई थी उसकी। समझ रहे? 383 रुपीज का है अभी। समझ में आ रही है बात? क्लियर है? चलो, अब इन्वेंट्री। तो है ना, अब हम बात करते हैं इन्वेंट्री की। तो इन्वेंट्री अगर मटेरियल है, सबसे पहले तो यही देख लो, पता चला सर्विस बेस्ड एंटिटी है, मटेरियल है नहीं है, तुम लगाओ उसमें स्पेशल कंसिडरेशन, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो अब देखो, ठीक है, ऑर्डर सफिशिएंट और प्रॉपर ऑडिट एविडेंस तो ले ही लेगा। ठीक है ना, रिगार्डिंग इट्स एक्सिस्टेंस एंड कंडीशन। कैसे? फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग कौन करता है? एंटिटी। ऑडिटर क्या करेगा उसमें? इफ पॉसिबल फीजिबल तो वो अटेंड करेगा, अटेंड फिजिकल काउंटिंग इफ फीजिबल। तो ज्यादातर केसेस में करते ही ऑडिटर्स, प्रैक्टिकली हम लोग जाते थे सब, उनके प्रोसीजर एवेल्युएट करो, कैसे काउंट कर रहे हैं, फॉर्मेलिटी कर रहे हैं कि ढंग से एक्चुअली में इंटरेस्टेड है। समझ में आ रहा है? ठीक है ना, रिपोर्टर को दिखाने के लिए काउंटिंग कर रहे हैं कि खुद के लिए सच में काउंट कर ही रहे हैं। बढ़िया एंटिटीज है। समझ में आ रही है बात? बहुत बार फिर हो सकता है कि एम्प्लॉयज को लेना देना ना हो, अरे मैं तो अगले महीने दूसरी कंपनी में जा रहा हूँ, तो वो काम ढंग से नहीं कर रहे। अरे समझ, पर्सनल ट्रेट होता है ना आपका, पर्सनल कमिटमेंट, तो वो दिक्कतें आपको देखनी पड़ेंगी, क्योंकि नहीं गिना और गड़बड़ भी निकला तो फिर क्या है? एग्जिस्टेंस में इश्यू है ना? फिर ऑब्जर्व द परफॉर्मेंस ऑफ काउंट प्रोसीजर, मतलब एक तरीके से रिजल्ट क्या निकला। इन्वेंट्री को खुद भी देख लो थोड़ा बहुत, और टेस्ट काउंट भी कर लो। समझ में आ रहा है? इनसे क्या इंश्योर होगा? इससे एग्जिस्टेंस, वैल्यूएशन। Performing audit review over the entity's final inventory records is to ensure accuracy. लो, accuracy पे अलग से बोली, समझ में आ रहा है? ठीक है ना? और ठीक है, कैसे कंप्लीटनेस हो सकती है इंश्योर? नहीं, क्योंकि पूरे काउंट मैं नहीं करूंगा ना, पूरे काउंट मैनेजमेंट करेगा। जो है वो, जो एग्जिस्ट कर रहा है वो बुक्स में है नहीं।
हाँ, लेकिन तुम देख के नहीं पता लगा सकते हो, मतलब तुमने वो फैक्ट्रीज वेयरहाउस देखे नहीं है ना। इन्वेस्टिगेशन में आगे आगे रहते थे तो आप पीछे भी देखते थे कि वो है, वो तो कर सकते हो, बट कंप्लीटनेस इंश्योर नहीं कर सकते आप। इन्वेस्टिगेशन में करना है इन्वेस्टिगेशन आप वो इंश्योर कर सकते हो एग्जिस्टेंस, क्योंकि रिकॉर्ड में जो है उसको देख लो कि ये कहाँ है, पर जो है उसको रिकॉर्ड में नहीं देख सकते हो, नहीं है पॉसिबल, समझ लो इतना। और अगर कर सकते हो तो फिर वो उतना मटेरियल नहीं होगा, क्योंकि थोड़ा सा होगा, प्रैक्टिकली मटेरियल बहुत होता है, मतलब बहुत ही होता है, मतलब ठीक है। चलो, तो इसको कल करते हैं अपन लोग। वैसे बहुत इजी वे में आपका ये हो गया तो आप आसानी से इसको कर पाओगे। ठीक है? ये बहुत डिटेल में, इतना डिटेल में तुम लोग को जाने की जरूरत नहीं है। ये पूरा इन्वेंटरी इन्वेंटरी पे ही बहुत डिटेल और मॉड्यूल में था, तो अपन ने इसको इंक्लूड कर लिया। ये देख रहे हो, ये इन्वेंटरी ही चल रहा है। छोटी कर सकते हैं क्या साले 2 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, उसमें भी छोड़ के जाने की बातें करता है, नालायक। शॉर्ट कर सकते हो, मेरा पॉइंट ये है कि इसको ज्यादा मल्टीपल टाइम्स करने की जरूरत नहीं, ठीक है।